हेलो एवरीवन। अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार आज आप सभी के समक्ष एक नई वीडियो के साथ मौजूद हूं। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के विषय में। अगर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां था क्या। जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय विभाजन के समय विस्थापन और पुनर्वास की चुनौतियां जो उत्पन्न हुई वैसे उसे किस प्रकार से निपटारा पाया गया। रजवाड़ों का विलय किस प्रकार से किया गया, यह भी एक नई चुनौती थी। रजवाड़ों का मतलब देसी रियासतों का विलय, यानी देसी जो राजा है उसको भारत में मिलाना। फिर अंत में इन सभी चुनौतियों से निपटारा पाने के बाद अंत में एक नई चुनौती आती है, वह है राज्यों के पुनर्गठन, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से किया जाए, यह भी एक नई चुनौती उभर कर आई। तो इन सभी बिंदुओं पर इस पूरे वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। यह पूरा वीडियो स्वतंत्र भारत में राजनीति जो राजनीतिक विज्ञान का किताब है 12वीं क्लास के लिए, यानी क्लास 12th के एनसीईआरटी सॉल्यूशन का एक बेस्ट वीडियो है। आप इसे अंत तक देखें। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी बोर्ड से आप संबंध रखते हैं फिर भी आपके लिए एक बेस्ट वीडियो है, क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशन सभी बोर्ड के लिए मान्य होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं 12th के चैप्टर 1 के विषय में, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के विषय में। अगर आपको यह पूरा वीडियो बेहतर समझ में आता है और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो अभी क्लासेस को टेलीग्राम में फॉलो करें, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और मुझसे किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल पर ऐसे ही बेस्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन पहले से मौजूद है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। न केवल सोशल साइंस बल्कि साइंस, मैथ और हिंदी ग्रामर का भी बेस्ट वीडियो आपको मिल जाएगा जो आप ढूंढ रहे हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के विषय में। देखिए, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, अंग्रेजों से मुक्त हो गया और एक नए भारत का निर्माण हो गया। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले ही भारत का विभाजन हो चुका था। भारत 2 भागों में बंट चुका था और यह जो विभाजन था यह धर्म के आधार पर हुआ था। इस धर्म में मुस्लिम बहुसंख्यक जो मुस्लिम धर्म को मानते थे वह क्षेत्र पाकिस्तान बन गया और शेष धर्म वाले जो क्षेत्र है वह बन गया भारत। तो इस प्रकार से भारत 2 भागों में विभाजित हो गया। अतः हम कह सकते हैं देश को आज़ादी तो मिली लेकिन बंटवारे के साथ मिली, और इस बंटवारे के साथ हमारे समक्ष 3 तत्कालिक चुनौतियां उत्पन्न हो गई और यही हमारे लिए राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां बनती है। तो सबसे पहले उन 3 तत्कालिक चुनौतियों के विषय में समझते हैं। सबसे पहली चुनौती जो सामने आती है वह है एकता के सूत्र में बांधना। जिस प्रकार से धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ, भारत में बहुत ही ज्यादा विविधता पाई जाती है। अन्य विविधता यानी कि अंतर के आधार पर भी भारत का विभाजन हो सकता था और इस विभाजन को खत्म करने के लिए हमें सबसे पहले एकता के सूत्र में बंधना जरूरी था। दूसरी जो चुनौती थी वह था लोकतंत्र कायम करना। जहां पूरी दुनिया में जो औपनिवेशिक सत्ता से आजाद हुए उन्होंने लोकतंत्र को ना अपना करके किसी और शासन व्यवस्था को अपनाया और भारत ने लोकतंत्र को अपनाया। तो लोकतंत्र को कायम करना और लोकतंत्र की रक्षा करना ये हमारे लिए दूसरी चुनौती थी। तीसरी जो महत्वपूर्ण चुनौती थी वह यह था कि पूरे समाज का विकास करना, यानी कि विकास ऐसा करना जिससे समूचे समाज का भला हो। ऐसा नहीं लगे कि किसी एक समाज का भला हो रहा है, क्योंकि यहाँ से भी जो हमारे समक्ष नई चुनौती उत्पन्न हो सकती थी। इसलिए हमें समूचे समाज का भला हो इस प्रकार का विकास करना होगा और ये हमारे लिए 3 पहली चुनौती थी और तात्कालिक चुनौती थी। अब प्रश्न उठता है कि यह तात्कालिक चुनौती क्यों थी। तो इसके तात्कालिक चुनौती होने का मुख्य कारण है, देखिए हमारे भारत में बहुत ही ज्यादा विविधता पाई जाती है। विविधता को आप एक शब्द में समझिए, अंतर। यह विविधता बोली के आधार पर है, भाषा के आधार पर है, संस्कृति के आधार पर, रीति रिवाज के आधार पर। भारत में अलग अलग बोलियां बोली जाती है, अलग अलग भाषा बोली जाती है, लोगों की संस्कृति अलग है, लोग अलग अलग रीति रिवाज को मानते हैं और सबसे बड़ा बात है भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। और इस आधार पर और इसके बहुत सारे ऐसे अन्य आधार हैं जिसके आधार पर भारत में विविधता पाई जाती है। अगर इस विविधता में एकता की स्थापना नहीं की जाती तो भारत एक अखंड भारत नहीं बनता, भारत के बहुत ज्यादा टुकड़े हो सकते थे। इसलिए इन सभी विविधता में एकता की स्थापना करना और एक अखंड भारत का निर्माण करना हमारे लिए तात्कालिक चुनौती थी और अखंड भारत की स्थापना करने के लिए ही हमने इन चुनौतियों से निपटारा पाया। अब प्रश्न उठता है कि इन चुनौतियों से कैसे निपटारा पाया गया। तो इसके लिए भी जवाब है। इसके लिए हमने एकल नागरिकता प्रावधान रखा गया। जो एक नागरिक को दिया जाएगा वह सभी नागरिक को दिया जाएगा। सभी नागरिक समान है, सभी सबसे पहले भारतीय है।
उसके बाद वह किसी धर्म, जाति या किसी अन्य चीज से संबंध रखता है। तो अगर सब कोई भारतीय होगा तो ये एकल नागरिकता का प्रावधान रखा गया। दूसरा है, एक संविधान बनाया गया जिसमें तरह तरह के नियम कानून लिखे गए, उसमें प्रावधान किया गया किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ जो संविधान बना गया उसका एक छोटा रूप भी तैयार किया गया जिसको प्रस्तावना कहा गया, और इस प्रस्तावना में भी एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, जिससे एकता और अखंडता पर बल मिला और भारत एक बन गया। अब देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है और भारत में लोकतंत्र को कायम कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जहां पर पूरी दुनिया में जो औपनिवेशिक सत्ता से आजाद हुआ था लोकतंत्र नहीं अपनाया। लोकतंत्र को क्यों नहीं अपनाया? उनको लगा कि हम लोकतंत्र को नहीं चला सकेंगे और उन्होंने लोकतंत्र की जगह किसी दूसरे शासन व्यवस्था को या तो राजतंत्र अपनाया, या तो अर्ध राजतंत्र यानी कि आधा लोकतंत्र आधा राजतंत्र अपनाया, या तो सैनिक शासन अपनाया। और उनको ऐसा लगा कि आगे आने वाले समय में हम क्या करेंगे, लोकतंत्र को कायम कर लेंगे, बट वो ऐसा नहीं कर पाए। आज भी बहुत सारा ऐसा देश है जहां पर सैनिक शासन है या राजतांत्रिक और लोकतांत्रिक दोनों व्यवस्था कायम है। तो ऐसे में लोकतंत्र को कायम करना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती सिद्ध हो गई थी, क्योंकि हमने जैसे ही आजाद हुआ हमने लोकतंत्र की स्थापना कर दी। अब एक चीज आप समझिए, लोकतंत्र की स्थापना करना इतना सरल नहीं था। इसके लिए हमें इसकी रक्षा करना होगा, नागरिकों को तरह तरह का अधिकार देना होगा। तो इस चुनौती से निपटारा के लिए, यानी कि लोकतंत्र तो कायम कर लिए लेकिन लोकतंत्र की रक्षा करना ये हमारे लिए अगली चुनौती थी। इसके निपटारे के लिए हमने संविधान में मौलिक अधिकारों को गारंटी दी, यानी कि जो नागरिक है उस नागरिक को मौलिक अधिकार दिया गया, उसे मतदान का अधिकार दिया गया। और भारत में बहुत ही ज्यादा विविधता था और इस विविधता के आधार पर मतभेद था, लोगों में अंतर था। इसे समाप्त करने के लिए हमें समानता को चुना और समान विकास करना हमारे लिए तीसरी चुनौती बन गई थी। तो इस प्रकार से हमने जो लोकतंत्र है उसको भी बचा लिया। और इन सभी के लिए ये जो समान विकास है ये कैसे किया जाएगा, ये भी हमारे समक्ष चुनौती थी। इसके लिए भी हमने संविधान में बहुत ज्यादा चीजों को साफ कर दिया गया और यह साफ साफ कहा गया कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा। और जो अल्पसंख्यक समुदाय है, यानी कि वैसा ग्रुप, वैसा समूह, वैसे जाति धर्म या समुदाय के लोग जिनकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम है, उसे विशेष सुरक्षा दी जाएगी। और संविधान ने राज्यों के नीति निर्देश दिया गया और इसके लिए भी सिद्धांत किया गया कि लोक कल्याण के लिए जो भी राज्य है वह राजनीति में इसको जरूर ध्यान दे और लोगों का कल्याण हो। तो इस प्रकार से संविधान में भी बहुत ही ज्यादा बातों को साफ कर दिया गया, जिससे लोगों को लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था लगने लगा। लेकिन क्या लगता है इन्हीं चुनौतियों से भारत स्वतंत्र हो गया? जी नहीं, इसके अलावा भी हमारे समक्ष बहुत सारे अन्य चुनौतियां विद्यमान थी। और वह अन्य चुनौतियां क्या थी? विभाजन, यानी कि भारत का जब विभाजन हुआ तो उस समय दो नई चुनौतियां उत्पन्न हुई, वह था विस्थापन और पुनर्वास। लाखों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। वैसे लोग जो पाकिस्तान में थे या मुस्लिम धर्म को नहीं मानते थे, किसी अन्य धर्म को मानते थे, तो वह भारत आ गए। और बहुत ज्यादा भारत में ऐसे लोग थे जो मुस्लिम धर्म को मानते थे, वे कहां पर चले गए? पाकिस्तान चले गए, क्योंकि उस समय ऐसा ही बात कही गई थी। तो इस प्रकार से यह विस्थापन जो हुआ, लोग एक जगह से दूसरे जगह गए, लाखों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। उनको बसाया कैसे जाएगा? शरणार्थी वो बन गए, उनको किस प्रकार से आवास दिया जाएगा, कहां पर रहेंगे, ये नई चुनौती थी। दूसरा जो चुनौती था वह था देशी रियासतों के विलय की चुनौती, यानी कि जो देशी रियासत है उसको किस प्रकार से मिलाया जाएगा। ये आगे आपको बेहतर समझ में आएगा कि देशी रियासत क्या थी। और अंत में एक नई चुनौती आती है, वह है राज्यों के पुनर्गठन की चुनौती। तो इन तीन चुनौतियों के विषय में इस पूरे वीडियो में बेहतर तरीके से समझेंगे। इसके अलावा भी भारत में बहुत ज्यादा चुनौतियां थी, वह भी हम आपको बता देते हैं, जैसे कि जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, ये सभी भी चुनौतियां हैं। तो इस प्रकार से कुछ चुनौतियां अभी भी कायम है और कुछ चुनौतियां तभी देखने को मिला था। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहली चुनौती के विषय में, और वह चुनौती था विभाजन, यानी कि भारत का जब विभाजन हुआ। देखिए अब प्रश्न आप इस प्रश्न पर विचार कीजिए कि भारत का विभाजन क्यों हुआ। पहले इस प्रश्न पर विचार करते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है और आजादी से पहले ही भारत का विभाजन हो जाता है। इसके पीछे मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब यह द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या कहता है? द्विराष्ट्र का सिद्धांत कहता है कि भारत एक देश नहीं था, भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम नाम के
दो कौमों का देश था। यानी कि इस सिद्धांत में कहा गया कि भारत एक देश नहीं था बल्कि भारत दो देश था, और एक देश में हिंदू धर्म के लोग रहते थे और दूसरे देश में मुस्लिम धर्म के लोग रहते थे। इसी कारण मुस्लिम लीग के मुसलमानों ने अपने लिए अलग देश यानी कि पाकिस्तान की मांग कर दी। भारत के विभाजन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का महत्वपूर्ण भूमिका था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार हम आपको मानचित्र दिखा देते हैं। तो ये मानचित्र आप देख सकते हैं, इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। तो ये जो आपको हरे रंग और नारंगी रंग यानी ऑरेंज रंग जो है, केसरिया कह सकते हैं, ये जो दो रंग आपको दिख रहा है, ये पूरा जो पहले भारत का क्षेत्र में आता था, ये भी भाग आपका भारत के क्षेत्र में आता था। और उसके बाद जब भारत का विभाजन होता है तो एक क्षेत्र हरे रंगों में पाकिस्तान बन जाता है और दूसरा जो है केसरिया रंग है वह बन जाता है भारत। तो आप यहाँ देख सकते हैं दो हरे रंग है, तो ये दो पाकिस्तान बना था। जो बांग्लादेश वर्तमान में हम जानते हैं वह पूर्व पाकिस्तान था, और जो वर्तमान में जिस पाकिस्तान को हम देखते हैं वह है पश्चिम पाकिस्तान। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ये समस्या समाधान हुआ, इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो विभाजन की समस्या को देखते हैं। भारत में मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र बहुत ही कम थे। बहुसंख्या का मतलब बहुत ज्यादा संख्या वाला क्षेत्र। तो अगर बहुसंख्यक कम है तो इसके लिए दो पाकिस्तान का निर्माण हुआ। एक क्षेत्र ऐसा था जो पश्चिम की ओर था, जो वर्तमान पाकिस्तान हमें नजर आता है, और दूसरा जो क्षेत्र था वह था पूर्व पाकिस्तान, जो पूर्व के क्षेत्र में था, तो जिसे हम लोग वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो इस आधार पर दो पाकिस्तान बना। एक मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र पश्चिम में था और एक मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र पूर्व में था। इस आधार पर दो पाकिस्तान बना, पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान। लेकिन इसके साथ ही तीन नई चुनौतियां उत्पन्न हो गई थी। पहला चुनौती था अधिकतर मुस्लिम इलाके, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, पाकिस्तान में जाना नहीं चाहता था, यानी कि वो पाकिस्तान जाने के समर्थक में नहीं थे। मुस्लिम बहुसंख्यक, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत थे जहां पर गैर बहुसंख्यक थे, यानी मुस्लिम धर्म के अलावा भी बहुत ज्यादा अन्य धर्म के लोग वहां पर थे। अब अंत में एक नई समस्या थी, वह था अल्पसंख्यक की समस्या। अब इस तीनों समस्या को बेहतर तरीके से समझते हैं। पहली समस्या क्या थी? अधिकतर मुस्लिम इलाके ऐसे थे जहां पर बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक वैसे लोग पाकिस्तान में जाने के समर्थक में नहीं थे। इसका मतलब यह हुआ कुछ मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके ऐसे भी थे जो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे, वे पाकिस्तान का विरोध कर रहे थे। उदाहरण के लिए अब्दुल गफ्फर खां, ये वैसे व्यक्ति थे जो पाकिस्तान का विरोध कर रहे थे। आप इस प्रकार से समझिए कि वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का निर्माण हो। अब्दुल गफ्फर खां को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, और यह मुस्लिम लीग के जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत था ना, जिसमें कहा गया था कि दो राष्ट्र का निर्माण हो, ये उसका विरोध करते थे और भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। फिर भी इनके विरोध के बावजूद भी पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल किया गया। इससे जनता में विरोध की भावना पैदा हुई। तो इस प्रकार से विरोध की भावना पैदा हुई। अगर इस सभी को एक वाक्य में समझा जाए तो यहाँ पर हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि मुस्लिम बहुसंख्यक पाकिस्तान जाने के समर्थक में नहीं थे, यानी कि मुस्लिम धर्म के बहुत ज्यादा ऐसी संख्या थी जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था, फिर भी वो पाकिस्तान गए, पाकिस्तान उन्हें भेजा जा रहा था, क्योंकि द्विराष्ट्र सिद्धांत में ऐसा ही प्रावधान किया गया था, और इस वजह से जनता में विरोध की भावना उत्पन्न हो गई। यह पहला चुनौती था। दूसरा चुनौती, मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत में गैर बहुसंख्यक। इस बात को समझिए, बहुत ज्यादा ऐसे मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत थे, या फिर प्रांत में कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर गैर मुस्लिम बहुसंख्यक थे। अब इस चीज को यहां पर समझिए। इस क्षेत्र पर कल्पना कीजिए, ये पंजाब का क्षेत्र है। ओके, तो इस पंजाब के क्षेत्र में आधा पंजाब पाकिस्तान में है और आधा पंजाब कहां पर है? भारत में। तो ये वह संख्या था, जैसे कि पंजाब में, पूर्व पाकिस्तान में जो बंगाल है, यानी कि अब इस पाकिस्तान में पूर्व पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में जो बंगाल का क्षेत्र है, इस पर भी विचार कर लेते हैं। तो यहां पर भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो मुस्लिम बहुसंख्यक था, यानी कि ये क्षेत्र मुस्लिम बहुसंख्यक था, लेकिन इसमें गैर मुस्लिम बहुसंख्यक बहुत ही ज्यादा था। यानी कि ये पूरा क्षेत्र मुस्लिम बहुसंख्यक है, लेकिन इस क्षेत्र में, केवल इस क्षेत्र में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक है, यानी कि मुस्लिम धर्म को छोड़ करके किसी अन्य धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर विद्यमान है। उसी प्रकार से यहाँ पर जिसे बंगाल कहते हैं,
उस क्षेत्र में भी वही समस्या विद्यमान थी। तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया, उस क्षेत्र को जिले में बांट दिया गया और जिले के आधार पर विभाजन कर दिया गया। जिन जिलों में मुस्लिम बहुसंख्यक था वह पाकिस्तान में जाएगा और जिन जिलों में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक था वह क्षेत्र किस में चला आएगा, भारत में चला आएगा। तो इस प्रकार से पंजाब का 2 क्षेत्र बना और एक पंजाब कहां पर है, भारत में विद्यमान है, और एक पंजाब कहां पर विद्यमान है, वह है पाकिस्तान में विद्यमान है। इसी प्रकार से यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी इसी प्रकार से हुआ, बंगाल से पश्चिम बंगाल क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये हमने समझा कि किस प्रकार से मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत में गैर बहुसंख्यक था और उसके साथ क्या हुआ। अब एक अंतिम समस्या उत्पन्न होती है और वह है अल्पसंख्यक की समस्या। यह समस्या दोनों ही देशों में था, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर भारत हो। तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर हिंदू धर्म के या सिख धर्म के अल्पसंख्यक लोग थे जिसकी संख्या बहुत ही कम थी। भारत में बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। तो इन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए, इनके अधिकार की सुरक्षा हमारे लिए प्रमुख चुनौती बन गई थी। तो ये हमने समझा किस प्रकार से विभाजन में जो है समस्या उत्पन्न हुई। लेकिन ये भी समस्या अभी समाप्त नहीं होती है, इसके साथ साथ विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि लाखों लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। जैसे ही विभाजन हुआ, भारत के कुछ व्यक्ति मुस्लिम थे, वह पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में जो हिंदू धर्म के लोग हैं वह कहां पर आते हैं, भारत आते हैं। और इसी को हम बोलते हैं स्थानांतरण। स्थानांतरण और विस्थापन की वजह से दंगे पैदा हो जाते हैं। जैसा कि पंजाब के अमृतसर में, बंगाल के कोलकाता में, पाकिस्तान के लाहौर में बहुत ही भयंकर दंगे होते हैं। और आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये सांप्रदायिक दंगे क्या अखाड़े बन गए थे। नरसंहार हो रहा था, महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हो रही थी, बच्चों की हत्याएं हो रही थी। ये सभी किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, विस्थापन के कारण उत्पन्न हुआ। इस दंगे में 5 से 10 लाख नागरिक मारे जाते हैं और 8 लाख जो लोग हैं वह बेघर हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। और जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो एक नई समस्या जो है वह उत्पन्न होती है और वह है शरणार्थियों की समस्या। यानी कि एक क्षेत्र से कोई व्यक्ति अगर दूसरे क्षेत्र में आता है तो वह कहां पर रहेंगे, उनके लिए कहां पर जगह रहेगा, वह उनको घर कहां बनाएंगे, ये एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी को बोलते हैं शरणार्थी की समस्या। और शरणार्थियों को बसाना, उनको घर देना, उनके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये अगली चुनौती होती है, वह है पुनर्वास की चुनौती। तो इस प्रकार से विस्थापन से शरणार्थियों की चुनौती, पुनर्वास की चुनौती और विस्थापन की चुनौती उत्पन्न हो जाती है। अब आइए हम लोग बात करते हैं संपत्ति और सीमा का बंटवारा कैसे किया जाए। संपत्ति और सीमा का बंटवारा भी किया गया। जैसा कि हमने देखा, सीमा का बंटवारा तो हो चुका था, संपत्ति के बंटवारे में भी बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हुई। संपत्ति और सीमा के निर्धारण के चक्कर में गांधी जी की हत्या हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि यह कैसे होती है। जब देश आजाद हुआ, पूरे देश में जश्न का माहौल था, सभी लोग जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन गांधी जी किसी जश्न में शामिल नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ऐसे समय में गांधी जी कोलकाता के उन क्षेत्रों में थे जहां पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। गांधी जी सांप्रदायिक दंगों को समाप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद भी उपवास करना जारी कर देता है। यहाँ पर उपवास होगा, मैं इसे उपवास लिख देता हूँ, ओके, पुनर्वास नहीं होगा। तो गांधी जी उपवास करना जारी रख देते हैं। सांप्रदायिक दंगे को खत्म करने के लिए उपवास तो शुरू कर दिया, लेकिन उपवास पहले कोलकाता में, फिर बाद में दिल्ली में आते हैं। सन 1948 में दिल्ली का उपवास गांधी जी का अंतिम उपवास साबित होता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को संध्याकालीन यानी कि शाम के समय में प्रार्थना करते समय हिंदू अतिवादी नाथूराम गोडसे ने उसकी हत्या कर दी। अब प्रश्न उठता है कि उन्होंने इनकी हत्या क्यों की। तो इसका जवाब यह है कि नाथूराम गोडसे का मानना था गांधी जी मुस्लिम के समर्थक हैं, गांधी जी पाकिस्तान के समर्थक हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद गांधी जी मुस्लिमों के हितों की बात कर रहे थे। पाकिस्तान को भारतीय सरकार द्वारा उससे सहायता राशि जो दी जानी थी उस पर गांधी जी बल देते थे। इसी पर नाथूराम गोडसे गुस्सा हो गए और उन्होंने क्या किया, गांधी जी की हत्या कर दी। अब यहाँ पर एक चीज आप समझ लीजिए कि गांधी जी किस राशि पर जोर दे रहे थे। यह वही संपत्ति थी जो विभाजन के तहत उन्हें देना था, तो इसीलिए गांधी जी उनका इस पर जोर दे रहे थे, पर यह बात इनको अच्छा नहीं लगा और इन्होंने इनकी हत्या कर दी।
तो ये यहाँ पर हमने समझा किस प्रकार से विभाजन विस्थापन की समस्या उत्पन्न हुई और धीरे धीरे नई नई समस्या उत्पन्न होने लगी। तो विभाजन की समस्या से तो निपटारा पा लिया गया, लेकिन अब एक नई चुनौती जो हमारे समक्ष थी वह थी रजवाड़ों का विलय। रजवाड़ों का विलय मतलब देसी रियासतों की विलय की चुनौती। अब इस चीज को समझिए, देसी रियासतों की विलय की चुनौती क्या थी। ब्रिटिश इंडिया यानी कि वह क्षेत्र जिस पर ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों ने सत्ता चलाया था, या फिर वह क्षेत्र जिस पर अंग्रेजों का अधिकार था, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का दो हिस्सा हुआ। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे और दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े थे। यानी ब्रिटिश इंडिया का दो भाग हो गया। अंग्रेजों ने पूरे भारत पर शासन किया। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत, इसमें अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था, यानी कि इस पर अंग्रेजी सरकार पूर्ण रूप से नियंत्रित थे। इस पर उनका कोई किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं था। दूसरा हिस्सा देसी रजवाड़े यानी कि छोटे बड़े आकार के राज्यों को रजवाड़ा कहा जाता था, जिस पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण नहीं था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था, वहां पर राजा शासन करते थे और वह अपने राज्यों के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। उस पर अंग्रेजों का कोई हक नहीं था। तो यहाँ पर एक मानचित्र आपको दिख रहा है। इस मानचित्र में आप पूर्ण रूप से देख सकते हैं, जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है वह था अंग्रेजों का पूर्ण रूप से शासन था, और जो आपको ब्लू रंग में दिख रहा है वह क्षेत्र था जो देसी रजवाड़े थे, जिस पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से शासन नहीं था। अब हम लोग पहली बातों पर आते हैं, रियासतों की विलय की चुनौती। 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आया तो उसमें दो बातें कही गई कि भारत और पाकिस्तान दो देश बनेगा, और दूसरी जो बात कही गई, देसी रियासतें अपनी मर्जी से चाहे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे, यह निर्णय का अधिकार राजा के पास था। यानी कि ब्रिटिश इंडिया का जो दो भाग बना था उसमें एक भाग तो भारत पाकिस्तान हो गया, लेकिन जो एक भाग बच गया जिसमें राजा का शासन था, उसमें यह हक दे दिया कि राजा चाहे तो पाकिस्तान में जाए तो या फिर राजा चाहे तो वह भारत में जाए। यह निर्णय किसके पास है? राजा के पास। यहाँ पर एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई कि जनता को इसमें कोई भागीदारी नहीं दिया गया। यानी कि जनता किसी भी धर्म को माने, किसी भी जाति से संबंध रखता हो, उससे कोई लेना देना नहीं हो। राजा जिसमें समर्पण होना चाहेगा, जिसमें मिलना चाहेगा, वह उसमें मिल सकता है, उसके साथ विलय कर सकता है। यानी देसी रियासतों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया, और यही भारत की एकता और अखंडता के लिए एक नई समस्या पैदा हो गई। अब इस बात को समझिए, जब भारत आजाद हुआ, भारत के क्षेत्र में 565 रियासतें थी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 565 राजा थे, और अधिकतर राजा चाहते थे कि वे स्वतंत्र रहे। भारत इस आधार पर भारत के 565 टुकड़े ना हो, इसलिए भारतीय रियासतों का विलय बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इस विलय में, विलय लिख देते हैं, ओके, यहाँ पर विलय होगा, विलय, जिले नहीं होगा, इस विलय में यहाँ पर विलय कर देते हैं, ओके। इस विलय में सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका था। सरदार पटेल पूरे भारत में घूमकर रियासतों के विलय पर चर्चा करते हैं और अधिकतर रियासतों का विलय कर दिया जाता है। यानी कि जितने भी रियासत थे, 565 रियासतें थी, उनमें से अधिकतर रियासतों को क्या कर दिया जाता है? भारत में विलय कर दिया जाता है। आप इस प्रकार से कहें कि लगभग सभी रियासतों का विलय भारत में हो चुका था, और यह रियासतें सहमति के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भी भारत में शामिल हो गई थी। और ये जो विलय पत्र था, सहमति के इस विलय पत्र को कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शंस, ओके। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा विलय पत्र था जिसके तहत देसी रियासत भारत में सम्मिलित हुआ, उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। लेकिन इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन में 3 ऐसी रियासतें थे जिसने हस्ताक्षर नहीं किया। वह इससे बचे रहे और वे भारत में नहीं मिले, और ना ही वो पाकिस्तान में मिले। वह कौन सा 3 था? पहला था जम्मू कश्मीर, दूसरा था हैदराबाद, और तीसरा था जूनागढ़। ये बाद में आगे चल के जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को मिल जाते हैं, हैदराबाद 17 सितंबर 1948 को मिल जाते हैं, जूनागढ़ 20 फरवरी 1948 को मिल जाते हैं। तो ये डेट आपको याद रखना है, आगे हम विस्तार से समझेंगे कि वो किस प्रकार से मिलते हैं। साथ ही साथ एक चौथी रियासत भी था, मणिपुर, जहां पर ऐसी समस्याएं थी।
अब एक प्रश्न यहाँ पर और उठता है कि सबसे पहले वे कौन सी रियासत थी जो स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, यानी कि वो स्वतंत्र रहना चाहता था, वह कौन था? तो सबसे पहला जो था वह था त्रावणकोर। त्रावणकोर वह पहला राज्य था, वह पहला क्षेत्र था जो भारत में नहीं मिलना चाहता था, वह स्वतंत्र रहना चाहता था, परंतु बाद में यह भारत में शामिल हो गया। अब त्रावणकोर कौन सा क्षेत्र है? तो केरल का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र क्या कहलाता था? त्रावणकोर कहलाता था। अब देखिए एक बार हम पहले मानचित्र को देख लेते हैं। जैसा कि आप मानचित्र में देखते हैं, वर्तमान में यहाँ पर आपको दिखता है ये जम्मू कश्मीर है, और ये पुराना मानचित्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर है। तो आपको ब्लू रंगों में दिख रहा है, यानी कि ये ना ही ब्रिटिश इंडिया के क्षेत्र में था या स्वतंत्र क्षेत्र में था। दूसरा जो क्षेत्र आता है वह हैदराबाद है। हैदराबाद कौन सा क्षेत्र है? वर्तमान में अगर आप आंध्र प्रदेश को मिला देंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश है, ये जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना को मिला दीजिएगा, ये है तेलंगाना। उसके बाद महाराष्ट्र एवं कर्नाटक को मिला दीजिएगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इस सब को मिला करके जो क्षेत्र बनेगा वह बनेगा हैदराबाद। ओके, तो ये था हैदराबाद का क्षेत्र। तो इस तरह से हैदराबाद के क्षेत्र के बाद आता है जूनागढ़। जूनागढ़ जो है गुजरात के सौराष्ट्र का आसपास का क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए ये गुजरात का है वर्तमान क्षेत्र, तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये जूनागढ़ का क्षेत्र है। तो ये सौराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र जो है वह जूनागढ़ कहलाता है। मणिपुर तो हम लोग सभी जानते हैं, यहाँ पर मणिपुर है और इसका क्षेत्र भी पुराने मानचित्र में भी यहीं पर था। तो आइए इन सभी के विषय में विस्तार से समझते हैं। एक बार मानचित्र देखना हमारे लिए जरूरी था। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर के विषय में। जम्मू कश्मीर के राजा जो थे वह हिंदू धर्म को मानते थे। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि हिंदू राजा था और उनका नाम था हरि सिंह। तो जम्मू कश्मीर में हिंदू राजा हरि सिंह का शासन था। हरि सिंह जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रियासत रखना चाहता था, यानी हम कह सकते हैं कि ना ही वह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और ना ही वह भारत में मिलना चाहते थे। लेकिन एक घटना घटती है, जम्मू कश्मीर रियासत पर पाकिस्तान आक्रमण कर देता है। वो चाहता था कि पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू कश्मीर मेरे समक्ष आ जाए, और इस उद्देश्य से पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर में आक्रमण कर देता है। जैसे ही पाकिस्तान उस पर आक्रमण करता है, वहां का जो शासक है वो भारत के पास आता है और भारत में विलय की बात करता है, और भारत इसके बदले में उसकी सहायता करता है। इस प्रकार से 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर जो है वह जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो जाता है, और जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है। तो एक सरल सी घटना थी, और जिसमें जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो जाता है। लेकिन ये जो आक्रमण हुआ था, इस आक्रमण के चलते ही कश्मीर का कुछ भाग जो है वह किसके अंतर्गत है? वह पाकिस्तान के अंतर्गत में है। इसे बोलते हैं हम लोग पाक अधिकृत कश्मीर। ओके, यानी कि पाकिस्तान के क्षेत्र का जो कश्मीर है पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर की यह घटना थी, जो बाद में आकर के 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय हो जाता है, यानी कि भारत में मिल जाता है। अब कहानी पढ़ते हैं हैदराबाद की। तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ क्षेत्र जो है वह हैदराबाद रियासत में शामिल था, जैसा कि आप यहाँ पर में देख सकते हैं। उस समय हैदराबाद का जो शासक था उसे हम निजाम कहते थे, यानी कि निजाम कहलाते थे। और उस समय हैदराबाद के निजाम जो थे वह ओस्मान अली थे। ओस्मान अली मुस्लिम धर्म के थे, मुस्लिम धर्म को मानते थे, लेकिन यहाँ की जो जनता थी वह हिंदू थे। लगभग 80 से 85% जो लोग थे यहाँ पर कैसे थे? हिंदू थे। अब इससे क्या समस्या उत्पन्न हुई? इससे यह समस्या उत्पन्न हुई कि निजाम मुस्लिम धर्म को मानते थे, इसलिए वह पाकिस्तान में होना चाहते थे। जब पाकिस्तान में शामिल नहीं हो पाता है तो हैदराबाद को स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर देता है। परंतु यहाँ की जनता हिंदू बहुसंख्यक थी, इसलिए वह चाहती थी कि हैदराबाद का विलय भारत में होना चाहिए, लेकिन निजाम नहीं चाहते थे, और इस कारण हैदराबाद की जनता जो है वह आंदोलन कर देती है। हैदराबाद में आंदोलन शुरू हो जाता है। लेकिन निजाम क्या चाहता है? निजाम इस आंदोलन को दबाना चाहता है, और जनता के आंदोलन को दबाने के लिए निजाम अपनी सेना भेजता है और जनता पर भयंकर अत्याचार कर देता है। जब बहुत ही ज्यादा अत्याचार होने लगता है तो भारतीय सेना हैदराबाद पर आक्रमण कर देती है। और यह घटना 13 सितंबर 1948 की घटना है, जब ये सारी घटनाएं हो रही थी।
13 को सेना आक्रमण करती है और 17 को यानी कि 17 दिसंबर 1948 1948 को जो निजाम है वह आत्मसमर्पण कर देता है। जब निजाम आत्मसमर्पण कर देता है तो आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का विलय भारत में हो जाता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हैदराबाद को स्वतंत्र कराने के लिए जो अभियान चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। तो यह था हैदराबाद की कहानी जिसका विलय किसमें हो गया? भारत में हो गया। अब हम लोग बात करते हैं जूनागढ़ के विषय में। जैसा कि मैंने आपको बताया, जूनागढ़ गुजरात के सौराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र जूनागढ़ था और यहाँ के जो नवाब थे उनका नाम था महावत खान। महावत खान ने जूनागढ़ रियासत को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी क्योंकि ये मुस्लिम समर्थक थे। यहाँ का शासक मुस्लिम है लेकिन जूनागढ़ की रियासत में हिंदू बहुसंख्यक था, यानी कि यहाँ के जो जनता थी उसमें हिंदू धर्म को मानने वाली संख्या अत्यधिक थी। अगर हिंदू बहुसंख्यक है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि भारत में शामिल होना चाहिए। इस वजह से भारतीय सेना ने क्या किया? जूनागढ़ पर आक्रमण कर देता है और यहाँ पर अधिकार कर लेता है। अधिकार कर लेने के बाद यहाँ पर एक जनमत संग्रह कराया जाता है। 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया जाता है और जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ का जो रियासत है वह भारत में विलय कर दिया जाता है। जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह में आपको बता देते हैं, एक ऐसा चुनाव की प्रक्रिया, आप समझिए चुनाव की प्रक्रिया जिसमें एक सहमति पत्र पर हाँ या ना बोलने के लिए कहा जाता है कि आपको सिर्फ हाँ या ना बोलना है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनमत संग्रह। तो इस प्रकार से जूनागढ़ का भी विलय किसमें हो जाता है? भारत में हो जाता है। अब हम लोग कहानी आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं मणिपुर के साथ क्या हुआ। मणिपुर का शासक था बौद्ध चंद्र। बौद्ध चंद्र भी मणिपुर को स्वतंत्र रखना चाहता था। वह ना ही भारत में मिलना चाहता था और ना ही पाकिस्तान में, वह मणिपुर को स्वतंत्र रखना चाहता था। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? ये जो भारत में विलय के सहमति पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया, परंतु उन्होंने एक शर्त रखा। शर्त क्या था? भारतीय सरकार मणिपुर के आंतरिक सरकार पर हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी कि मणिपुर को आंतरिक स्वायत्तता दे दी जाती है और इस प्रकार से मणिपुर का भी भारत में विलय हो जाता है। आंतरिक स्वायत्तता दे देने के बाद भी यहाँ का जो जनता है वह विरोध करती है। जनता के दबाव के चलते यहाँ पर चुनाव कराया जाता है और यह चुनाव जून 1948 को होता है। चुनाव के द्वारा विधानसभा की स्थापना होती है, अर्थात संवैधानिक या विधायिका वाले राजतंत्र की स्थापना कर दी जाती है मणिपुर में। लेकिन यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है और इस समस्या को समझिए। जैसा कि हमने समझा कि यहाँ पर विधानसभा की स्थापना होती है, विधानसभा से चर्चा किए बिना भारतीय सरकार बौद्ध चंद्र का सीधा अभिलेख के लिए दबाव डालते रहता है। सीधा अभिलेख का मतलब कि आप पूर्ण रूप से आप समझिए कि भारत में विलय हो जाइए बिना किसी शर्त का। बौद्ध चंद्र दबाव की वजह से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है और मणिपुर का भारत में पूर्ण रूप से विलय हो जाता है। लेकिन यहाँ पर समझिए, विधानसभा से जिसको जनता ने चुना था उससे सलाह ना लेने की वजह से यहाँ के जो लोग हैं भारतीय सरकार के प्रति ईर्ष्या पैदा हो जाती है। ईर्ष्या का मतलब गुस्सा हो जाता है और ये गुस्सा हमें आज भी मणिपुर में देखने को मिलता है। तभी जब मणिपुर का निर्माण हुआ था उस समय मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो इस प्रकार से मणिपुर के लोग आज भी भारत के लोगों से ईर्ष्या करते हैं, हालांकि ये भारत के ही साथ है। अब एक नई चुनौती के विषय में हम लोग बात करते हैं, राज्यों के पुनर्गठन की चुनौतियां। इस चुनौती में क्या होता है? स्वतंत्रता के बाद भारत में 4 प्रकार के राज्यों का गठन किया गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में उस प्रकार के राज्यों को शामिल किया गया जिन पर गवर्नर का शासन हुआ करता था। दूसरे में उस प्रकार के राज्यों को शामिल किया गया जिन पर विधायिका के साथ साथ शाही शासक था। चौथा, इसमें मुख्य आयुक्त का शासन होता था जिनको चीफ कमिश्नर क्षेत्र कहा गया। ऐसे राज्य जहां पर राजा का शासन था, आप कह सकते हैं। चौथे राज्य में इसमें केवल एक राज्य था और वह था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इस आधार पर, इस 4 प्रकार के आधार पर उस समय 29 राज्यों का निर्माण किया गया।
अब समस्या थी राज्यों के पुनर्गठन की चुनौती तब आती है जब भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगती है। परंतु भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भारत की एकता और अखंडता के लिए चुनौती पैदा हो जाएगी। इसको सोच करके ऐसा विचार करके लोग भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना नहीं चाहते, इसलिए एक आयोग का गठन किया जाता है और इस आयोग का नाम था एस.के. धर आयोग, या फिर जिसे हम आम भाषा में धर आयोग भी कहते हैं। एस.के. धर आयोग के अध्यक्ष एस.के. धर थे, उनका नाम एस.के. धर था। और इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था जून 1948 को। एस.के. धर आयोग की रिपोर्ट में राज्यों का गठन प्रशासनिक दृष्टि से होना चाहिए, यानी कि एस.के. धर आयोग ने पूरी तरह से रिपोर्ट बनाया गया और इस रिपोर्ट में यह देखा गया कि चलो राज्यों का निर्माण करते हैं लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। अब जब यहाँ भाषा को ना बोला गया तो इसका विरोध किया गया, क्योंकि पूरे भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग हो रही थी, इसलिए इसका विरोध किया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि एस.के. धर आयोग क्या हो गया? फेल हो गया। फिर एक नया समिति का गठन किया गया और यह समिति थी जे.बी.पी. समिति। इसका निर्माण किया गया सितंबर 1948 में। जे.बी.पी. समिति को समझिए, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, राज्यों के पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से होना चाहिए। और इसीलिए इस समिति का भी क्या हुआ? विरोध हुआ, क्योंकि भारतीय जनता चाहती थी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो। इन सभी विरोधों के बावजूद भी 1 अक्टूबर 1935 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया और वह किस आधार पर किया गया? भाषा के आधार पर किया गया। इसीलिए आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बन गया था। आंध्र प्रदेश मद्रास से अलग हो गया क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा का क्षेत्र था और इसे अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ता के द्वारा इसका भी विरोध किया गया। भूख हड़ताल पर लोग बैठने लगे। श्रीराम मुल्लू पोटी 56 दिन की भूख हड़ताल की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये कौन थे? ये भी एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। इसके बाद क्या हुआ? इससे क्या हुआ? आंध्र प्रदेश का तो गठन तो भाषा के आधार पर राज्यों का हो गया, लेकिन इसके बाद राज्यों में पुनर्गठन का जोर पकड़ने लगा और वह भी भाषा के आधार। यानी कि अब बाकी राज्य भी यह बोलने लगे कि हमारे राज्य का भी निर्माण भाषा के आधार पर किया जाए। विभिन्न इलाकों में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बहुत ही ज्यादा जोर पकड़ने लगी। इसकी मांगें जोर जोर से उठने लगी। अब ऐसी बातें होने लगी तो एक नए आयोग की गठन की गई और इस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। तो अभी तक हमने आपको 3 आयोग बताया है। एक था एस.के. धर आयोग, दूसरा था जे.वी.पी. समिति और तीसरा हम आपको बता रहे हैं फजल अली आयोग। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो ये 3 सदस्यों का आयोग था फजल अली आयोग। इसमें 3 व्यक्ति थे। फजल अली जो अध्यक्ष थे, दूसरा था हृदयनाथ कुंजरू जिसे एच.एन. कुंजरू भी कहते हैं, और तीसरा जो था वह के.एम. पनिक्कर थे। तो इन्होंने मिलकर के क्या किया? इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया। तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश किया। इस आयोग में कहा गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। इस आयोग में एक और बात कही गई कि किसी राज्य के प्रकार के सभी श्रेणियों को खत्म कर दिया जाए। यानी कि जो 4 प्रकार हम लोग पढ़े थे पहले कि राज्य के 4 प्रकार होना चाहिए, वह सभी श्रेणी को खत्म कर दिया जाए और केवल 2 प्रकार के राज्यों का गठन किया जाए। पहला होगा राज्य और दूसरा जो होगा वह केंद्र शासित प्रदेश होगा। बहुत ही आसान है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने यह भी रिपोर्ट बताया कि इस आधार पर अगर आप बनाइएगा तो 16 राज्यों का निर्माण होगा और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे और इस प्रकार से बनाया जाए। तो हमने देखा कि 4 प्रकार के राज्यों को खत्म करके क्या किया गया? 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। अब इस बात को समझिए। इस रिपोर्ट के आधार पर संविधान में संशोधन किया गया और वह था 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया और इस संशोधन के द्वारा राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया।
इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसके बाद धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता चला गया और वर्तमान में अगर आप देखिएगा तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद है। तो इस प्रकार से ये बदलाव और भी बढ़ा और आज वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश के नाम याद होंगे। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों की विभिन्न चुनौतियों के विषय में पढ़ लिया और किस प्रकार से एक अखंड भारत का निर्माण हुआ उसको भी बेहतर तरीके से समझ लिया। उम्मीद करते हैं आपको यह पूरा वीडियो बेहतर समझ में आएगा। अगर आपको बेहतर समझ में नहीं आया है तो वीडियो में कमेंट करें, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। अगर उस सवाल का जवाब बड़ा होगा तो हम आपको एक वीडियो के माध्यम से जरूर समझाएंगे। तो अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो अभी क्लासेस को टेलीग्राम में फॉलो करें। मुझसे पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द लिसनिंग। हैव ए नाइस डे।